हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए, तो आज जो 4 अक्टूबर का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोग कवर करेंगे लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है और कुछ आज बिहार के जो स्टैटिक पोर्शन है यानी इन हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 2-4 टॉपिक को हम लोग इसी के अंदर कवर करेंगे ताकि आपका बिहार स्पेशल के भी कुछ टॉपिक आपको डेली बेसिस पे 1-2 टॉपिक हो जाए। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज, हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन होने वाले वरिष्ठ गांधीवादी, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी जी पारिक को किन 2 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के दौरान जेल भेजा गया था? तो ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन और आपातकाल के दौरान, नमक सत्याग्रह और साइमन कमीशन के विरोध में, भारत विभाजन और ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये इन सारी चीज़ों में क्वेश्चन किया गया है। तो आपको बताना है कि ये किन किन के लिए इन दोनों में से किसके लिए इनको जेल भेजा गया था। तो आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, भारत छोड़ो आंदोलन और आपातकालीन के समय में इनको जो जेल भेजा गया था। ये एक सोशलिस्ट थे। अगर इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर जो 2025 को इनका निधन हो गया। गांधी जयंती के दिन इनका निधन हो गया है। ठीक है, और अगर हम इस चीज़ों में और देखें कि यहाँ पर अगर जैसे क्वेश्चन सब आया हुआ है तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में ये क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? तो अब आप लोग सभी जानते होंगे कि 1920 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में इसका स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और क्यों किया गया था? तो इसमें बहुत सारे कारण थे। जैसे कि आपका जो रॉलेट एक्ट का पास होना था, रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जालियांवाला बाग जो हुआ था, जालियांवाला बाग मासाकैर जो हुआ था ये था, मॉन्टेगू चैम्प्स ऑफ रिफॉर्म था। तो बहुत सारे कारण थे इसके। उसी समय में आपका जो एक वो भी चल रहा था, जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट चलता है। इन सभी को मिला के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त इसी दिन, जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन हमारे जो तिलक जी थे उनका भी देहांत हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे तिलक फंड की भी व्यवस्था की गई थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर कहीं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 12 मार्च से लेके आपके 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, लगभग 24 दिन का ये चला था। ठीक है, और कब चला था? तो 1930 में ये स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा। और किसके द्वारा? और साबरमती आश्रम जो है, साबरमती आश्रम यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और चला था कहाँ तक? दांडी पहुँच के वहाँ से नमक कानून तोड़ के इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन बताइए कि इसमें जो धरसना एक जगह है, धरसना में जब यहाँ पे हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तो इसके जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तब यहाँ पे धरसना का जो मूवमेंट है वो कौन लीड कर रहे थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर 60 सत्याग्रह, वही साइमन कमीशन का कब आया था? तो ये 1928 में साइमन कमीशन रिपोर्ट अपनी पेश की थी। और ये बना कब था? तो नवंबर 1927 में ये बना था। इसमें सभी के सभी 7 मेंबर जो थे, सारे के सारे कौन थे? तो वाइट थे, यानी कि अंग्रेज़ लोग थे ये सभी के सभी। और इसे वाइट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। और 4 मार्च 1928 को ये इंडिया में पहुंचा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। ऑपरेशन, ये एक ऑप्शन रह गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर बात करें तो ये कब चलाया गया था? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया था जैसे हैदराबाद पे करने के लिए, हैदराबाद में। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था कब? तो ये 10 जून, ठीक है, 1 जून से 10 जून 1948 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। यानी आज़ादी के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था हैदराबाद के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि गांधी जो थे फर्स्ट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट और इसके बीच में चला था। अब वहीं पर अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में चला था, कब बना था? तो ये क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ था, क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ था उसके फेल होने के बाद से ये मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। और यहीं पे गांधी जी ने
करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई का नारा दिया गया था। इस पर भी पीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये राइट ऑप्शन देगा क्विट इंडिया मूवमेंट और इमरजेंसी कब आया था, तो इमरजेंसी आपका 1975 से 77 के बीच में रहा था। ये जो इंटरनल जो के डिफिकल्टी जो है इंटरनल कंसर्न के बेसिस पे ये लगाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे इंदिरा गांधी थे। कब लगाया गया था, तो 25 जून को लगाया गया था। ठीक है, 25 जून 1975 को लगाया गया था। इसलिए 25 जून को ब्लैक डे के नाम से भी जो करंट गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने मनाने की घोषणा की है कि 25 जून को एज ए ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। तो होप आप लोग इस चीज़ को देखेगा। नेक्स्ट से मैं कल से कोशिश करूँगा कि 1-2 स्लाइड ऐड कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये डिटेल रहे, ताकि आप लोग रिवीजन जब करें तो आप लोग को काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिवैम्प अप द ऑपरेशन ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑपरेशन ऑफ 3 अपकमिंग जो खरीफ कॉटन सीजन के लिए, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने एमएसपी लॉन्च करने की बात कही है, कि एमएसपी बनाने की बात की है। तो पहला क्वेश्चन ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, हिंदी में देख लीजिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो राइट आंसर इसका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यानी वस्त्र मंत्रालय ने इन्होंने लॉन्च किया। अभी अगर एमएसपी की बात जैसे आते हैं तो हम लोग ज़्यादातर क्या जाते हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। तो राइट आंसर इस जगह अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है, इनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। किसके लिए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। और क्या कौन, तो ये डिसाइड करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये CACP है। इनके रिकमेंडेशन पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड करता है एमएसपी। ठीक है, एमएसपी डिसाइड कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं अपने प्रधानमंत्री जी, हेड होते हैं इसके। और किसके रिकमेंडेशन पे होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अगर अभी इंडिया में वर्तमान में बात करें तो लगभग 22 से 23 प्रोडक्ट पे हमें एमएसपी दिया जाता है। अभी 22 है, 23 प्रोडक्ट पे जाते हैं। इसमें से अलग अलग, जैसे सीरियल के 7 प्रोडक्ट है, पल्सेस के 5 प्रोडक्ट है, और ऑयल सीड जो है उसके 5 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट पे जाते हैं। और एक जो होता है हमारा FRP होता है, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस जो होता है, ये किसके लिए करते हैं, तो हम लोग शुगर केन के लिए करते हैं। शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस करते हैं। किसके लिए, शुगर केन के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि सीरियल में कौन से, पैडी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मेज, रागी, वीट एंड वार्ले हो जाते हैं। फिर अगर पल्सेस की बात करें तो ग्राम, तूर, अरहर, मूंग, उड़द एंड मसूर, लेंटिलाइन। फिर ऑयल सीड में तो ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर सीड, सीसम फ्लावर होगा, सीड हो गया, नगर सीड हो गया, रैप सीड हो गया, ठीक है, मस्टर्ड सीड हो गया और कोपरा। इन सारी चीज़ों का कमर्शियल क्रॉप कौन कौन से है, तो रॉ कॉटन हो गया और रॉ जूट हो गया। ये 2 कमर्शियल क्रॉप के लिए भी दिया जाता है। तो एमएसपी तब ध्यान रखिएगा कि 23 प्रोडक्ट के लिए एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, अगर 23 तब होगा जब हम शुगर केन को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के अंदर, तो उसमें 23 होगा। अगर अब देखिएगा ऑफिशियली तो 22 क्रॉप को मैंडेट किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। In the context of improving the user experience, National Highway in India, consider the following statement regarding the recent initiative of the National Highway Authority of India. तो इन्होंने अभी हाल ही में जो NHAI है उसने कुछ एक जारी किए हैं, यूजर्स जो एक्सपीरियंस है इम्प्रूव करने के लिए QR कोड वगैरह जारी किया, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो पहला है, NHAI will install project information sign board with quick response QR code on national highway stretch. QR code board will only display tool rate detail of upcoming highway project. The initiative aim to enhance transparency, provide emergency helpline number and improve the road safety and commerce. तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग हो जाए। क्यों, ये कह रहे हैं कि द QR code board will only display the टोल रेट डिटेल ऑफ अपकमिंग हाईवे प्रोजेक्ट। तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ इसके लिए नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो राइट आंसर क्या है, 1 और 3 हो जाएगा।
अभी QR कोड हाल में ही जारी किया गया, ताकि वहाँ से आपको क्या रहेगा, जो बोर्ड की जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका रिपेयरिंग चल रहा है, कहीं पे गड्ढे है या किसी भी टाइम का कुछ भी प्रॉब्लम है हाईवे से रिलेटेड, तो उस पर वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी आपको उस सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट लेंथ होगा, चैलेंज क्या है, मेंटेनेंस है, पीरियड है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। फिर यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, जो पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, पंचर, जो टायर पंचर वगैरह, ये सारी चीज़ की आपको सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा अभी नितिन गडकरी ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगर हम वहीं पे NHAI की बात करें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है हमारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, तो ये 1988 में ये बनाया गया था। कैसे, ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है इसको डेवलपमेंट करता है। इसका काम क्या होता है, मेंटेन करना, मैनेजमेंट करना और नेशनल हाईवे का। ठीक है, इसके दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलते हैं, एक है सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, और एक है भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला में है कि जो हमारे कोस्टल एरिया वगैरह है, इन सारी चीज़ों को हमें मेन जो हाईवे है उससे कनेक्ट करना। भारतमाला में है कि जो भी हमारे ओवरऑल जो क्वाड्रिलेटरल है, जो मेन सेंट्रल इंडिया है, इसको नॉर्थ साउथ ये कॉरिडोर के रूप में इसको ज्वाइन करना। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ओवरऑल जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने का काम करती है ये दोनों प्रोजेक्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन फोकसिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि सागरमाला प्रोजेक्ट कब अडॉप्ट किया था, तो 2015 में किया गया था। और भारतमाला प्रोजेक्ट योजना की देखें तो 2017 में आया था। पहले सागरमाला आया था, उसके बाद भारतमाला प्रोजेक्ट आया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब आया था ये दोनों। अगला क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग रूल जो प्राइमरीली सीक, जो अभी जो प्रमोशन एक अभी हाल ही में कल ही जो गवर्नमेंट ने एक जो सिटीजन से फीडबैक मांगा है, सिटीजन्स फीडबैक मांगा है कि भाई अब जो ऑनलाइन गेमिंग के जो ये अगस्त में जो ये बिल है पार्लियामेंट से यानी लोकसभा से ये पास हो चुका है, तो इसी के रिगार्डिंग और जो एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, तो इसी के लिए जो हमारे जो सिटीजन है, कॉमन सिटीजन, उनसे फीडबैक मांगा गया है। तो इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं। बैन ऑल ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। प्रोवाइड ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजेशन, categorization, registration, promotion, online gaming, including the power of the Online Gaming Authority of India, allowing only e-sport promotion while prohibiting the online social game, ये गलत है। Replace all state level gaming without establishing the regulatory board, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को प्रमोलेट रेगुलेट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, एम क्या क्रिएट क्या करना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंडिया के लिए। कवर क्या करना है, रिकॉग्निशन है, कैटेगराइजेशन है, रजिस्ट्रेशन है, प्रमोशन है, ऑनलाइन सोशल गेमिंग है, ई स्पोर्ट्स है, पावर ऑनलाइन गेमिंग है, जो अथॉरिटी बनाया जाएगा। फिर पेनल्टी, कंप्लेंस, ये सारी चीज़ें, कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन, और ये सारे प्रोविज़न किया गया है। जैसे फैंटेसी गेम हो, चाहे जैसे कि आपका ड्रीम 11 होगा, ये सारी चीज़ें देखिए अब आना इन सब चीज़ों का बंद हो गया है। फैन क्लब हो गया, ड्रीम 11 हो गया, फैंटेसी क्लब होगा, रमी हो गया, इन सारी चीज़ों पे बैन करा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि यूथ पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, और यहाँ से क्या होता है साइबर फ्रॉड की वगैरह की ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करने की बात कही है, और ये अच्छा इनिशिएटिव है। ये देखिए PIB का दिया हुआ क्या है, प्रोटेक्टिंग पीपल, सिक्योरिंग इंडिया, प्रिवेंट एडिक्शन, प्रोटेक्ट फैमिली, स्टॉप फाइनेंशियल फ्रॉड, स्ट्रेंथिंग द नेशनल सिक्योरिटी। फिर है ऑनलाइन जो मॉनिटरी गेमिंग है, क्या है, ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग, बैटरी, कार्ड गेमिंग, मनी, पोकर, रनी, फैंटेसी गेम, स्पोर्ट्स, कैश रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट अब बंद कर रही है। ठीक है, जो एक दिन में करोड़पति बनने वाला जो स्कीम चल रहा था IPL के समय में, तो वो सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड निम्नलिखित से जो अभी दिया गया है, निम्नलिखित से किन देशों के सक्रिय कार्यकर्ता या उनके योगदान के लिए दिया गया है, सही विकल्प चुनें। म्यांमार के लोकतंत्र, ताइवान डिजिटल लोकतंत्र, सूडान का मानवाधिकार, प्रशांत द्वीप समूह का जलवायु न्याय। तो ये किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर हो जाएगी। जो एक अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो देखेगा कि अवार्ड ये क्या होता है, एक तरीके से ये नोबेल प्राइज़ के सिमिलर ही इसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, तो ये स्वीडन के से ही
मिलता है, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में दिया जाता है। जैसे कि अगर देखें जो म्यांमार के जो एक्टिविस्ट है उनको जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा है। फिर ताइवान के जो एक्टिविस्ट है जो डिजिटल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा है। सूडान का जो है ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है उसके लिए दिया गया है। पैसिफिक आइसलैंड ग्रुप के जो स्टूडेंट है उसको ये क्लाइमेट जस्टिस के लिए दिया जा रहा है। और साथ साथ में ये किसके द्वारा, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है स्वीडन रोल ऑनर राइट टू सस्टेनेबिलिटी और डिफेंडर इसके लिए दिया था। इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में ये दिए जाते हैं। तो राइट नहीं गए तो राइट द लाइवलीहुड अवार्ड अभी लगभग 4 सेक्शन में दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत को सामाजिक सुरक्षा संरक्षण प्रणाली में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार में भारत ई श्रम पोर्टल को भी मान्यता मिली है जिससे 4 वर्षों में 300 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को पंजीकृत किया है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19 से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। भारत इस पुरस्कार का पहला प्राप्त करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही है, 2 सही है, 3rd सही है। ये पहला नहीं है, 5th इंडिया जो बना है इस तरह का पुरस्कार पाने वाला 5th कंट्री बना है। तो 1, 2, 3 जो करेक्ट हो जाएगा। जो ऐसे अवार्ड मिला है अचीवमेंट में जैसे कि अभी 19% जो अगर देखेगा सोशल कवरेज जो है 19% अब 2015 में, अब 64% कवरेज हो गया। लगभग 940 मिलियन सिटीजन जो है इनको कवर किया गया है। और इंडिया ऐसा अवार्ड पाने वाला कौन सा है? तो 5th रेसिपेंट बना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हु एक्सेप्टेड द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 ऑन द बिहाफ ऑफ द आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश जो टूरिज्म अवार्ड है उसको ग्लोबल जो टूरिज्म का अवार्ड मिला है। तो ये किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो एन चंद्रबाबू नायडू, निशिता गोयल या वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी या पी.वी. सिंधु। पी.वी. सिंधु कौन है? तो ये स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है। एन चंद्रबाबू नायडू के बारे में आप लोग जानते होंगे कौन है, तो अभी वर्तमान में सीएम है, ठीक है। निशांत गोयल जो है टूरिज्म सेक्रेटरी है। तो यही इन्होंने ही ये अवार्ड को अभी प्राप्त किया। क्या जो दिल्ली में जो कंसल्टेंट निशांत गोयल एक्सेप्ट किया है आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के बिहाफ पर। यहाँ पे जो बहुत सारे टूरिज्म इनिशिएटिव चलाए गए थे और बहुत सारे यहाँ पे टूरिज्म जो एक डेस्टिनेशन रहा है, तो इस वजह से इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडिया री इलेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द सेकंड ICAO काउंसिल। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो री इलेक्टेड किया गया इंडिया पार्ट 2 के लिए दोबारा से। तो कब किया गया? तो ये किया गया है कब? तो 27 सितंबर 2025 को ये दोबारा अपॉइंट किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 2025 को इंडिया वॉज री इलेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 2 सितंबर ड्यूरिंग द का 42nd ICAO असेंबली एट मॉन्ट्रियल में जो मीटिंग हुआ था वहीं पे ये दोबारा इलेक्टेड किए गए। ये ग्लोबल सिविल एविएशन के लिए वर्क करता है। अब वहीं करें कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 52 कंट्री साइन करने के बाद 1944 में इसे किया गया था। और ऑफिशियली अगर देखें ऑपरेशन कब से हुआ था? तो 4 अप्रैल 1947 से ये ऑपरेशन हुआ था। लेकिन बना कब था? तो 1944 में ये बन के तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अनंत शस्त्र। अनंत शस्त्र क्या है? तो इसके बारे में, इट इज़ ए इंडिजिनली डेवलप शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बाय DRDO। अगला है, इट वाज अर्लियर नोन एज ए क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल QRSM। इट हैज़ रेंज अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर। इट कैन इंगेज ड्रोन एयरक्राफ्ट मिसाइल ऑपरेशन इफेक्टली एंड डे एंड नाइट कंडीशन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 2, 4 यानी 3। इसका किलोमीटर कितना है? 30 किलोमीटर का रेंज है। और ये इसे पहले QRSM के नाम से भी जाना जाता था। अनंत शस्त्र एक तरीके से ये डिफेंडर है, डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि S-400 के बारे में आप लोग जानते होंगे। S-400 जो था जो एंटी ड्रोन या एंटी मिसाइल ये एक सिस्टम है। तो ये कहाँ से? तो ये रसिया के द्वारा लिया गया है। उसी तरह से गरुड़ा भी है, हमारा शक्ति भी है, और भी बहुत सारे जो जो मिसाइल और ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमें जो दुश्मन कंट्री के देश से जो भी कुछ भी अटैक वगैरह होता है तो उसे हवा में ही ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं,
ठीक है, ये 30 किलोमीटर है। ठीक है, बाकी हो गया। तो आज 9 क्वेश्चन को हम लोग कंसिडर किए हैं। अब हम एक बिहार स्पेशल का एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो बिहार स्पेशल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ओल्ड स्टोनेज है, ओल्ड स्टोनेज को हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखना है कि अगर इसका टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व माना जाएगा। ईसा पूर्व अगर कहें तो 1 लाख ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहता है। तो हमें ये मेनली देखना है कि यहाँ पर जो बिहार से कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। अगर हम बिहार का ये एक रफ सा मैप बनाएं, एक रफ मैप है बिहार का। ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। बिहार का मैप है, तो यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है तो हमें उसी के बारे में जानना है कि और किस कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है। तो मेनली अगर यहाँ पर देखें कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिले हैं हमें, ऑब्जेक्ट क्या क्या मिला है, तो यहाँ से अगर हम देखें अवशेष कहिए या अवशेष भी कह सकते हैं कि क्या क्या अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। तो पहला देखिएगा तो फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी जानते होंगे आप लोग। ठीक है, और सोना, संगम, ये सारी चीज़ें मिले यहाँ पर। अगर हम बिहार की अगर बात करें कि बिहार में मेनली किस किस जगह से इसके जो सामान अगर देखें कि कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो जेठियन एक जगह है। क्या है? जेठियन, ये गया के आसपास, यहाँ के आसपास में जेठियन कौन सा जगह है? जेठियन। यहाँ ये कहाँ पर है? तो ये गया के अंदर है। ठीक है, फिर आप देखिएगा भीम बांध, इधर मुंगेर है, भीम बांध मुंगेर यहाँ से मिले हैं। और यह इधर नालंदा है, नालंदा जिला। तो यहाँ से हमें मेजर मिले हैं। और पेशरा जगह एक, मुंगेर का एक पेशरा जगह भी है, पेशरा स्थान। यहाँ से हमें अगर देखें तो ओल्ड स्टोनेज के प्रमाण, कुछ औजार वगैरह मिले हैं। ठीक है, तो ओल्ड स्टोनेज के प्रोजेक्ट जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के